आज के इस वीडियो में हम परागकण की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिन के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। आपके सम्मुख परागकण का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इसी को देख करके हम परागकण की संरचना के बारे में आवश्यक जानकारी लेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं परागकण के बाहर जो आवरण होता है उसकी। परागकण दो भित्तियों से घिरा होता है, अर्थात परागकण के बाहर दो आवरण होते हैं, दो लेयर्स होती हैं। बाहरी लेयर को कहते हैं हम वाह्यचोल या एक्साइन, और अंदर की जो लेयर होती है उसको कहते हैं हम अंतःचोल। ये डायग्राम में जो डार्क ग्रीन कलर की लेयर आपको दिखाई दे रही है बाहर से, इसको कहते हैं हम एक्साइन या वाह्यचोल, और ये जो अंदर दिखाई दे रही है आपको पतली सी भित्ति, इसको क्या कहते हैं हम अंतःचोल। वाह्यचोल की अन्य जो विशेषताएं हैं उसको देख लेते हैं। यह एक मोटी और अलंकृत परत है। देखिए, ये जो वाह्यचोल है जो बाहर से आप दिख रहा है डायग्राम में डार्क ग्रीन कलर से, ये एक बहुत मोटी परत होती है और ये एक अलंकृत परत है। अलंकृत परत का मतलब क्या है? आप इस परत को देखें तो आपको इसमें कई कांटे रूपी संरचनाएं दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से अन्य जाति के जो परागकण होंगे उसको आप देखेंगे तो कईयों में क्या होता है, ये मत्स्य रूपी संरचनाएं दिखाई देती हैं। कुछ परागकणों में उभार दिखाई देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर परागकण की जो वाह्यचोल होती है वो अलग अलग प्रकार से सजी होती है। या तो उसमें कांटे रूपी संरचनाएं होती हैं, या उसमें मत्स्य होते हैं, या उसमें अलग अलग उभार होते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि वाह्य जो चोल होता है वो कैसे होता है? अलंकृत परत होती है। यह जो परत है ये स्पोरोपोलिनिन नामक पदार्थ की बनी होती है, जिसका अपघटन नहीं हो सकता। अब ये स्पोरोपोलिनिन क्या है? देखिए, ये एक पॉलीमर है जो डिकम्पोज नहीं होता, और इसके डिकम्पोज ना होने के कारण से ये जो परागकण होते हैं इन्हें काफी लंबे समय तक हम फॉसिल्स या जीवाश्म के रूप में संरक्षित करके रख सकते हैं। अर्थात ये जो वाह्यचोल है, इस वाह्यचोल के निर्माण में एक बहुत महत्वपूर्ण अवयव काम आता है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्पोरोपोलिनिन। और ये जो स्पोरोपोलिनिन है ये एक ऐसा पॉलीमर है जो डिकम्पोज नहीं हो सकता, और इसी कारण से चूंकि ये स्पोरोपोलिनिन इसके बाहर लेयर में मौजूद है, तो स्पोरोपोलिनिन अगर डिकम्पोज नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि हम परागकण को काफी लंबे समय तक जीवाश्म के रूप में क्या कर सकते हैं? संग्रहित करके रख सकते हैं, कंजर्व करके रख सकते हैं। वाह्यचोल में कहीं कहीं पर स्पोरोपोलिनिन नहीं होती, ऐसे स्थानों को जनन छिद्र कहते हैं। देखिए, आप अगर इस डायग्राम को देखें तो आपको ये स्थान आपको ऐसा दिखाई दे रहा है जहां पे आपको वाह्यचोल दिखाई नहीं दे रही। आप देखिए, ये पूरे में आपको वाह्यचोल फैली हुई दिखाई दे रही है, ये बाहरी कला आपको सब में दिखाई दे रही है, लेकिन ये स्थान ऐसा है जहां पे वाह्यचोल दिखाई नहीं दे रहा, अर्थात स्पोरोपोलिनिन यहाँ पे मौजूद नहीं है। ऐसे स्थान को हम जर्मपोर या जनन छिद्र कहते हैं। अब यदि हम एकबीजपत्री पादपों की बात करें, मोनोकॉट्स की बात करें, तो हम ये देखेंगे कि उनके जो परागकण होंगे उनमें जो ये जनन छिद्र पाए जाते हैं या जो जर्मपोर पाए जाते हैं वो संख्या में कितने होते हैं? एक होते हैं। अर्थात ये जो डायग्राम रिप्रेजेंट किया गया है ये किसका है? एक मोनोकॉट परागकण का है, क्योंकि इसमें जर्मपोर संख्या में कितने हैं? 3 है। अगर द्विबीजपत्री पादपों की बात करें तो हम देखेंगे कि उनके परागकणों में ये जो जनन छिद्र है उनकी संख्या कितनी होती है? 3 होती है। अर्थात अगर ये परागकण आपका द्विबीजपत्री पौधे का होगा तो ये जो जर्मपोर है जो संख्या में इस डायग्राम में एक दिखाई दे रहा है, ऐसे जर्मपोर कितने होंगे इस परागकण में? 3 होंगे। और अगर 3 जर्मपोर इस परागकण में होंगे तो वह कैसा पादप होगा? द्विबीजपत्री पादप होगा। यहाँ एक ध्यान बात और रखिएगा आप कि जैसे एकबीजपत्री में अगर जनन छिद्र की संख्या 1 है तो हम ऐसे परागकण को क्या कहेंगे? मोनोकॉलपेट। और यदि परागकण में जनन छिद्र की संख्या 3 है तो ऐसे परागकण को हम क्या कहेंगे? ट्राइकॉलपेट। अब हम बात करते हैं इन जनन छिद्रों से संबंधित अन्य मामलों की। देखिए, इन्हीं जनन छिद्रों से अंतःचोल परागनाल के रूप में अंकुरण के दौरान बाहर निकलती है। होता क्या है? देखिए, ये परागकण जब परागण के द्वारा स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पे पहुंचता है तो परागकोश से निकलते ही यह नमी को अवशोषित करता है, बाहरी वातावरण से नमी को अवशोषित करता है। और वो नमी कहाँ से प्रवेश करती है इसके अंदर? क्योंकि चारों ओर तो वाह्यचोल का कठोर आवरण है, तो ये जो जनन छिद्र हैं इन्हीं जनन छिद्रों के माध्यम से बाहरी वातावरण से नमी इस पॉलिन के अंदर प्रवेश करती है। और जब पानी या नमी अंदर प्रवेश करती है तो इसका जो जीव द्रव्य क्या होता है? फूल जाता है, इसका आयतन बढ़ जाता है, और उस कारण से ये जो द्रव्य है ये अंतःचोल के साथ इसी जर्मपोर से बाहर निकलती है एक नली के रूप में, जिसको हम कहते हैं परागनाल। आप डायग्राम में इस डायग्राम में देखिए, इसके अंदर का जो जीव द्रव्य है वो अंतः कला के साथ, अंतःचोल के साथ
ये बाहर आ गया है जनन छिद्र से, किस रूप में आ गया, एक नली के रूप में आ गया, और इसी नली को हम क्या कहते हैं, पराग नाल। टेपिटम स्तर द्वारा स्रावित यूबिश काय वाह्य चोल की मोटाई को बढ़ाती है। यह काय स्पोरोपोलिनिन के द्वारा घिरा होता है। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टेपिटम एक पदार्थ का श्रावण करता है जिसको हम कहते हैं यूबिश काय, और ये यूबिश काय जो होता है ये इस परागकण के अंदर वाह्य चोल को बनाने में सहयोग करता है। अगर हम वाह्य चोल को देखेंगे तो वाह्य चोल में एक कंपाउंड मैंने आपको बताया था स्पोरोपोलिनिन, और स्पोरोपोलिनिन के ठीक नीचे एक और पदार्थ होता है जिसको क्या कहते हैं हम, यूबिश काय। स्पोरोपोलिनिन क्या करता है, इस आवरण को क्या बनाता है, कठोर बनाता है, सख्त बनाता है, और यूबिश काय क्या करेगा, इस वाह्य चोल की मोटाई को बढ़ाने में क्या करता है, सहयोग करता है। अब बात करते हैं हम अंतःचोल की। देखिए, वाह्य चोल के ठीक नीचे जो पतली सी परत आपको दिखाई दे रही है, इस पतली सी परत को हम क्या कहते हैं, अंतःचोल, जो वाह्य चोल के ठीक नीचे पाई जाती है। ये चोल जनरली किसकी बनी होती है, ये बनी होती है पेक्टोसेलुलोज की। ये परत अंतःचोल पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है, और ये बहुत ही पतली और चिकनी परत है। आप देखेंगे अगर वाह्य चोल की तुलना में तो ये बहुत ही पतली परत होती है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है ये अच्छिद्रित है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई पोर नहीं पाया जाता। आपने वाह्य चोल में देखा कि जो पोर पाया जाता है उसको हमने क्या कहा था, जर्म पोर, जनन छिद्र कहा था, लेकिन अंतःचोल में इस प्रकार का कोई भी जनन छिद्र नहीं पाया जाएगा। साथ ही साथ ये जो अंतःचोल है ये सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है। आप अगर वाह्य चोल को देखेंगे तो ये वाह्य चोल आपका कंटिन्यूअस नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि इसमें बीच-बीच में क्या पाए जा रहे हैं, कांटे पाए जा रहे हैं, उभार पाए जा रहे हैं, जिस कारण से वाह्य चोल डिसकंटिन्यूअस होता है। लेकिन अंतःचोल में किसी भी प्रकार का कोई उभार या कोई संरचना कांटेनुमा मौजूद नहीं होती, अतः ये झिल्ली कैसी होती है, सतत होती है। तो ये ध्यान रखिए, अंतःचोल क्या है, वाह्य चोल के नीचे पाई जाने वाली एक परत है जो पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है, जो अत्यंत पतली और चिकनी है, और यह सतत और अछिद्रित होती है। परागकण में समसूत्री विभाजन के द्वारा दो कोशिकाएं बनती हैं, नंबर 1 कायिक कोशिका और नंबर 2 जनन कोशिका। देखिए, ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जब परागकण परागकोश के अंदर होता है तभी उसके अंदर एक विभाजन हो जाता है समसूत्री, जिसके फलस्वरूप दो कोशिकाएं बन जाती हैं, एक कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका। आप इस डायग्राम में देखिए, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस जिसको हम क्या कहेंगे, कायिक कोशिका, और ये जनरेटिव न्यूक्लियस जिसको क्या कहेंगे हम, जनन कोशिका। लगभग 60% आवृतबीजी पादपों में परागकण का इसी दो कोशिकीय अवस्था में स्फुटन होता है, अर्थात जब परागकोश फटता है तो ये परागकण बाहर निकलते हैं परागकोश से, तो उस समय लगभग 60% जो पौधे होते हैं उनमें जो परागकण निकलता है वो दो कोशिकीय अवस्था में होता है। अर्थात ये जो डायग्राम है ये दो कोशिकीय अवस्था को दिखा रहा है, तो 60% पादपों में इसी रूप में परागकण परागकोश से बाहर निकलता है। लेकिन जो 40% पौधे होते हैं उनमें क्या होता है, जो जनन कोशिका है ये जनन कोशिका में एक और समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप दो नर युग्मक बन जाते हैं। तो दो नर युग्मक बन गए किससे, जनन कोशिका से, और एक कायिक कोशिका पहले से ही होगी। तो इस प्रकार से जो 40% पौधे होते हैं उनमें जो परागकण निकलता है परागकोश से वो कितनी अवस्थाओं में निकलता है, 3 कोशिकीय अवस्था में निकलता है। मैं आपको एक चित्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए ये आपका कोई परागकण है, जो कैसा परागकण है, प्रारंभिक परागकण है, और इसमें ये एक केंद्रक पाया जाता है। ये एक प्रारंभिक केंद्रक है परागकण का। अब इस प्रारंभिक परागकण ने समसूत्री विभाजन किया और इसके फलस्वरूप इसमें कितनी कोशिकाएं बन गई आपकी, इसमें दो कोशिकाएं बन गई, एक कोशिका ये बन गई और एक कोशिका ये बन गई। इस कोशिका को हमने क्या कहा, कायिक कोशिका, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और इस कोशिका को हमने क्या कहा, जनरेटिव न्यूक्लियस या जनन कोशिका। तो ये दो कोशिकीय अवस्था है जो सामान्यतः कितने पौधों में पाई जाती है, 60% आवृतबीजी पौधों में क्या होता है, जब परागकण बाहर निकलता है परागकोश से तो इन्हीं दो कोशिकीय अवस्थाओं में निकलता है। लेकिन जो 40% पादप हैं, जो 40% पादप हैं उनमें जो जनन कोशिका होती है वो दो नर युग्मकों में क्या होती है, बट जाती है। अब इन 40% जो पौधे हैं इनमें क्या होता है, इन 40% पौधों में क्या होता है, जो ये वाली जनन कोशिका है इस जनन कोशिका में एक और समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है आपके, ये जो दो संरचनाएं बन गई ये दो क्या बन गए, नर युग्मक बन गए। अब आप देखिए कितनी कोशिकाएं हो गई, एक कोशिका, दो कोशिका और तीन कोशिका। तो ये जो तीन कोशिकीय अवस्था है ये कितने प्रतिशत पौधों में पाई जाती है, 40% पौधों में पाई जाती है, जब परागकण परागकोश के फटने के बाद बाहर निकलता है। तो एक बार दोबारा से इस बात को समझ लीजिए कि 60% पादप ऐसे हैं जिनमें परागकोश के फटने के बाद जब परागकण निकलता है
तो वो किस अवस्था में निकलता है? 2 कोशिकीय अवस्था में, एक कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका। जो 40% पौधे हैं, उनमें जब परागपुष्प फटता है, तो जो परागकण निकलता है वो कितनी कोशिकीय अवस्था में निकलता है? 3 कोशिकीय अवस्था में, जिनमें एक कोशिका कौन-सी होगी? कायिक कोशिका, और 2 कोशिका क्या होगी? नर युग्मक होगी। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं पॉलन किट की। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। पॉलन किट क्या है? कीट परागित पुष्पों के परागकणों के चारों ओर एक गाढ़ी, चिपचिपी और तेलीय परत पाई जाती है, जिसे हम पॉलन किट या पराग किट कहते हैं। जो कीट परागित पुष्प होते हैं, उनके जो परागकण हैं, उनके चारों ओर एक पतली सी, चिकनी सी एक परत होती है, जिसको क्या कहते हैं? हम पॉलन किट कहते हैं। और इस परत के कारण जो परागकण होते हैं, वो कीटों से चिपकने में सहयोग करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये पॉलन किट क्या है? एक गाढ़ी, चिपचिपी, तेलीय परत है। अब ये क्या करती है? ये परागकण के बाहर क्या बनाती है? एक लेयर बना लेती है। मान लीजिए ये जो डायग्राम दिखाया गया, मान लीजिए यही आपका एक कीट परागित पुष्प का ये परागकण है, और इसके चारों मान लीजिए पॉलन किट लग गई। मान लीजिए ये है आपकी पॉलन किट, इसके चारों ओर लगा दी हमने। अब ये पॉलन किट इसके चारों ओर लग गई, तो ये पॉलन किट कैसी है? चिपचिपी परत है और तेलीय परत है। तो जैसे ही कोई कीट इस पुष्प में बैठेगा, तो इसके परागकण के बाहर क्या लगी है? ये पॉलन किट लगी है। तो इस चिपचिपी परत के कारण से ये परागकण क्या होगा? कीट की टांगों में क्या होगा? चिपक जाएगा। ये परागकणों को यूवी विकिरण से बचाती है। ये जो पॉलन किट जो लेयर है, इसकी एक खासियत है कि ये सूर्य में मौजूद जो विकिरण होते हैं, यूवी रेडिएशंस होती हैं, उससे इन परागकणों को बचाने का काम भी करती है। इसी पॉलन किट का एक और महत्वपूर्ण काम है कि देखिए इस पॉलन किट में सुगंध पाई जाती है, महक पाई जाती है। और जब ये पॉलन किट परागकण के चारों ओर लग जाती है, तो परागकण भी क्या होता है? महकता है, जिसके कारण से जो है कीट जो है उस पुष्प की ओर जिसमें ऐसे परागकण होंगे, कीट क्या होगा? आकर्षित होता है और परागण की क्रिया को संपन्न करता है। अब बात करते हैं परागकण के जीवन काल की। देखिए परागकण के जीवन काल से मतलब क्या है? वह अवधि जिसके बाद परागकण अंकुरित ना हो पाए, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वह अवधि जिसके अंतर्गत कोई भी परागकण अंकुरण की क्षमता रखता है, वह उस परागकण का जीवन काल कहलाता है। सामान्यतः जो एक बीजपत्री पादप होते हैं, जो मोनोकोटिलिडन्स होते हैं, उनमें जो जीवन काल होता है वो 30 मिनट का होता है, अर्थात वे 30 मिनट के अंदर अंदर अंकुरण की क्षमता खो देते हैं। जबकि जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं, उनमें ये अंकुरण की क्षमता कई महीनों बाद भी बनी रहती है, अर्थात इनका जीवन काल कई महीनों का हो सकता है। अब हम बात करते हैं परागकण के महत्व की। देखिए परागकणों को सिरप या गोली के रूप में उपयोग किया जाता है। जनरली ऐसा माना जाता है कि परागकणों की जो सिरप और गोली होती है, वो किसी भी मनुष्य की क्षमता को बढ़ाती है। तो जनरली ये क्या करते हैं हम? ये धावकों को, खिलाड़ियों को, जो एथलीट्स होते हैं, उनको दिया जाता है, जिससे उनकी कार्य क्षमता में क्या होती है? वृद्धि होती है। इसके अलावा कुछ परागकण एलर्जी पैदा करते हैं। ये एलर्जी श्वसन रोगों की भी हो सकती है, जैसे अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस रोग है। कई परागकणों से इस प्रकार के रोग भी पैदा हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, पार्थेनियम जिसको हम गाजर घास कहते हैं, चिनोपोडियम, बथुआ, इनसे जनरली क्या होती है? स्किन एलर्जी हो जाती है, त्वचा पे रैशेस पड़ जाते हैं। इसके अलावा आपने चीड़ का पेड़ सुना होगा पहाड़ों पे, उसके परागकणों से हमें टीबी या अस्थमा के रोग होने की संभावनाएं भी रहती हैं। और इसी वीडियो में अंतिम बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है पराग बैंक। देखिए बैंक का इस्तेमाल जनरली हम कब करते हैं? जब हमें पैसे रखने होते हैं। और पराग बैंक का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? जहां पे हम परागकणों को संरक्षित करते हैं। अगर अच्छे वांछित लक्षण का कोई पौधा है, तो उसके परागकणों को हम नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखकर काफी लंबे समय के लिए क्या कर सकते हैं? संरक्षित करके रख सकते हैं। और ऐसे परागकणों को संरक्षित करके आवश्यकता के अनुसार फसल प्रजनन में हम उपयोग में लाते हैं। तो ये आज का वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।